Hello everyone, this is Mayank Kothari. This is going to be the fifth unit of Management of Working Capital. ये पांचवा यूनिट काफ़ी छोटा यूनिट होगा आपके सिलेबस में, हार्डली उस पर एक हाथ क्वेश्चन और 3-4 थेरी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि मोस्टली चीज़ें, अच्छा पहली तो रीज़न मैं बताता हूँ कि सर मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स में या मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिटर्स का ये चैप्टर जो है ये छोटा क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स में आपने वो ही सारी चीजें देख ली है। अब एक बंदे ने माल बेचा है तो कस्टमर वो है और ये है सप्लायर, ठीक है। अब पेबल्स में भी होता वही है कि एक कस्टमर होता है और एक सप्लायर होता है, सिर्फ पार्टी चेंज हो जा रही है। जो खरीदने वाला है अब वो एनालाइज कर रहा है, क्योंकि वो बंदा जो है वो खरीद रहा है सामने वाले से, तो क्रेडिटर वो हो गया जिसको पैसा हमने देना है, ठीक है। तो क्योंकि मोस्टली चीज़ें आपकी बस पार्टी बदलने से चेंज होती है, इसीलिए रिसीवेबल्स में आपको सारा कवर करवा दिया गया। अब पेबल्स जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये ध्यान दो कि मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स इंपॉर्टेंट क्यों। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाई मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। क्यों आपको नहीं लगता कि डेटर्स मैनेज करना इंपॉर्टेंट है तो पेबल्स मैनेज करना भी इंपॉर्टेंट है? यस सर है। एक कहावत है कि अगर आप बहुत अच्छी तरीके से खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बेच भी सकते हैं। सो अगर आप डेटर्स क्रिएट कर रहे हो बेच के, तो क्रेडिटर्स क्रिएट करते हो खरीद के। जितने अच्छे तरीके से अगर आप डेटर्स मैनेज कर रहे हो तो उतने अच्छे तरीके से आप पेबल्स मैनेज भी कर सकते हो। अब ये पेबल्स होता क्या है, जिनसे हम सामान खरीदते हैं, जिनको 30 दिन बाद में 50 दिन बाद में पेमेंट करना होता है। अब हम पे करेंगे। पिछले चैप्टर में लोगों से हमको पैसा लेना था, इस चैप्टर में हम पे करेंगे क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स कौन है? जिन्होंने हमको सामान बेचा, माल बेचा। जब उन्होंने हमको माल बेचा या जब हमने उनसे खरीदा, ध्यान देंगे, जब हमने उनसे खरीदा तो ये कंडीशन थी कि सर हम 30 दिन बाद में उनको पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब ये 30 दिन बाद पेमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या कोई डिस्काउंट अवेलेबल है जल्दी पेमेंट करने का, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। तो दिस इज वन थिंग कि मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स यानी हमको क्रेडिटर्स को मैनेज करना इज इंपॉर्टेंट। वाई? पहली चीज तो सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द ट्रेड क्रेडिट। कोई भी चीज अगर सामान अगर आप खरीदते हैं तो उधारी पे जितना हो सके खरीदें, क्योंकि आपको एक टाइम मिल जाता है उस पैसे को पे करने के लिए। जो 100 रुपए में आज चीज खरीदोगे और 100 रुपए आज के आज दे दोगे, दूसरी तरफ 100 रुपए में आज खरीद के 100 रुपए एक महीने बाद दोगे, बहुत फर्क पड़ता है। आपको एक महीने तक पूरा पैसा अवेलेबल होता है इस्तेमाल करने के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज पेबल्स। आप कन्विंस करो क्रेडिटर्स को कि हमें पैसा दे, ठीक है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, बहुत ही थ्योरी के बेसिक से क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंट कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन अवेलिंग द ट्रेड क्रेडिट। अब जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो आपको क्रेडिटर को कन्विंस करना पड़ता है कि मुझे टाइम लिमिट दो, 30 दिन का, 50 दिन का, 60 दिन का टाइम लिमिट दो जिसमें मैं पेमेंट कर सकूं आपको। अब ये टाइम लिमिट को प्राप्त करने में क्या क्या खर्चा आपका इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले प्राइस। जो 100 रुपए की चीज है शायद आपको वो 105 रुपए की पड़ेगी अगर आप थोड़े टाइम बाद पेमेंट देने की बात करोगे। अगर सामने वाले को बोलोगे कि 30 दिन बाद में पेमेंट करूंगा तो शायद आपको वो जो कॉस्टिंग लगाएगा वो है 105 रुपए। यानी कि प्राइसिंग में वेरिएशन आते हैं, उसमें आपको खर्चा बियर करना पड़ता है। दूसरी चीज आती है सर लॉस्ट ऑफ गुडविल, क्योंकि आपने जब शुरुआत में सामान खरीदा तो आपने बोला था सर 30 दिन में मैं पेमेंट कर दूंगा, और जब समय आया पेमेंट करने का तो आपने पेमेंट नहीं किया, आपने 35वें दिन या 40वें दिन पेमेंट किया मान लो, तो इससे आप अपनी गुडविल खो बैठते हो, क्योंकि आप अपने शब्दों पे कायम नहीं थे। अगर आप अपने शब्दों पे कायम रहे होते तो आपकी इज्जत बनी रहती। गुडविल मतलब इज्जत बोल सकता हूँ, सॉरी रिस्पेक्ट बोल सकते हो आप उस चीज को, कि आपकी जो इमेज है मार्केट में वो हैम्पर नहीं होती। सो क्रेडिट हासिल करने के लिए बहुत सारे आपको खर्चे भी उठाने पड़ते हैं, उसमें से एक है सर लॉस्ट ऑफ गुडविल, अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते हो तो। तीसरा है सर कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग। सिर्फ इतना आसान नहीं है, आपको मैनेज भी करना पड़ता है, सारी लिख के रखना पड़ता है कि मैंने इनसे ये सामान खरीदा था, इसको 30 दिन बाद यानी कि ये तारीख को पेमेंट करना है, फिर अगले दिन किसी को और को पेमेंट करना है, फिर अगले दिन किसी और को पेमेंट करना है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे परचेस है तो अलग अलग टाइम पे पेमेंट्स आ रहे हैं। लास्ट चीज आती है कंडीशन।
जब आप क्रेडिट लेते हो तो आपको फ्री में नहीं मिलता। सामने वाला बंदा बोलता है देख भाई 5,000 रुपए के लिए मैं कोई तेरे को उधारी नहीं दे रहा, अगर तू मुझसे 50,000 रुपए का सामान खरीदता है तो मैं तेरे को उधारी दूंगा। यानी ट्रेड क्रेडिट, यानी 30 दिन बाद पेमेंट करने के लिए मतलब बात मानेंगे आप। यानी अगर हम दोनों मिलके अगर कुछ खरीदने जाए, 500 रुपए की चीज खरीदे और बोले कि 30 दिन बाद पेमेंट करूंगा, नहीं मिलेगा आपको। बहुत सारे सेलर्स मार्केट में लिमिट डालते हैं, कंडीशन डालते हैं कि अगर आप इतना मिनिमम खरीदते हो तो आपको हम क्रेडिट देंगे, अदरवाइज नहीं। ट्रेड क्रेडिट देना यानी उधारी के लिए या पेमेंट करने के लिए समय देना। दिस इज वॉट द कॉस्ट इज इन्वॉल्व। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट कॉस्ट इन्वॉल्व व्हेन द ट्रेड क्रेडिट इज नॉट अवेल्ड। जब आप वो 30 दिन का समय, उधारी का समय नहीं लेते हो तो आपका क्या नुकसान होता है। सबसे पहले सर, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आप वो क्रेडिट ले लेते, एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल फोन, ठीक है, 40,000 का मोबाइल फोन है, आज पेमेंट करूंगा 40,000 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन सोचो, अगर आप क्रेडिट ले लेते, 30 दिन बाद पेमेंट करना होता और वो भी 40,000 रुपए, तो आपके ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन आपने क्रेडिट नहीं लिया। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि हो सकता है 40 दिन बाद या 30 दिन बाद में उसी चीज की कीमत 41,000 या 39,000 हो जाए, मार्केट में गिर जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, उसी चीज की कीमत मार्केट में 39,000 हो जाए, 39 हो जाएगी तो नुकसान रहेगा, 41,000 हो जाए मान लो। अगर उसी चीज की कीमत 41,000 मार्केट में हो गई तो आप उस चीज का फायदा उठाने से रह जाओगे। आप ही सोचो यार, 40,000 आज पेमेंट करना और 40,000 एक महीने बाद पेमेंट करने में आपका नुकसान कहाँ है? आज पेमेंट करने में। दूसरा होता है इंटरेस्ट। जब भी आप ऐसे लंबे समय की बात करते हो तो दो तीन चीज़ें क्या होती है कि अगर आपने क्रेडिट नहीं लिया, 40,000 आज पेमेंट करने और 40,000 एक महीने बाद पेमेंट करने का फ़र्क समझाओ। अगर 40,000 आज पे नहीं करते हो और एक महीने के लिए उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हो तो एक महीने बाद 40,000 पे आप 2,000 रुपये कमाओगे। एक महीने के एंड में 42,000 रहेंगे, उसमें से 40,000 रुपीज़ का आप पेमेंट कर दो जो आपने मोबाइल खरीदा था एक महीने पहले, तो 2,000 रुपये की आपकी कमाई हो सकती थी। लेकिन आपने आज ही पेमेंट कर दिया तो अब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो एक महीने पहले आपने पेमेंट कर दिया। तो अगर आपने क्रेडिट नहीं लिया, टाइम नहीं लिया 30 दिन का, तो आप इंटरेस्ट कमाने की अपॉर्चुनिटी खो दोगे, जो भी पैसा है, क्योंकि आज पेमेंट कर रहे हो आप। एक महीने रुक के पेमेंट करते तो उतने समय के लिए वो पैसा आप ही के पास रहता, जिसको आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते थे। उसके बाद सर इनकन्वीनियंस आता है। इनकन्वीनियंस क्यों आता है? क्योंकि कई बार तुरंत पैसा अरेंज करना इज नॉट दैट इजी अगर आप क्रेडिट नहीं लेते तो। समटाइम्स इट मे ऑल्सो कॉज इनकन्वीनियंस टू द सप्लायर इफ द सप्लायर इज गियर्ड टू द डेफर्ड पेमेंट। छोड़ो, हाउ विल यू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ पेबल्स। अब ये चीज है जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अब आपको समझा रहा हूँ जनरली क्या होता है वो, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे सामान खरीदा, आपने यहाँ पे सामान खरीदा और सामने वाले ने आपको 30 दिन का टाइम दिया है, पेमेंट कर सकते हो, ये 30 दिन यहाँ पे खत्म होते हैं। जो सामान खरीदा उसकी कीमत थी 100 रुपये, सामने वाले ने 100 रुपये आपको बोला कि 100 रुपये आपको देना है। कहाँ देना है सर? इस पॉइंट पे देना है, ठीक है। साथ में उसने कंडीशन डाली कि अगर आप 10 दिन के अंदर में पेमेंट करते हो तो 2% डिस्काउंट दूंगा। तो आपके जो पेमेंट टर्म्स है वो है 2/10 नेट 30। 30 दिन में तो पूरा पेमेंट करना ही है, अगर 10 दिन में कर देते हो तो 2% डिस्काउंट दूंगा। क्वेश्चन क्या है, क्या मैंने डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या मैंने 10 दिन के अंदर में पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या 30 दिन में पूरा पेमेंट करना चाहिए? सोचो। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या आता है यहां पे, डिस्काउंट
मैं जो आपके सामने पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ वो ये है कि सर अगर मैं डिस्काउंट ना लूँ तो मुझे कितना महंगा पड़ रहा है ये डिसीजन। 2% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, कितना महंगा पड़ रहा है आपको ये डिसीजन, आपको ये बताना है। अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझना। अगर आप आज पेमेंट कर देते हो तो आपको सिर्फ 98 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, या 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो तो 98 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। लेकिन आप अगर 30 दिन के एंड में पे करते हो तो आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। सामने वाले ने परसेंटेज बराबर एडजस्ट करके ही आपको 100 रुपये बताया था। आपके पास में ये समय है, इस समय के बाद में 20 दिन और बचेंगे जिसके अंदर आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से सोचो कि अगर 98 का पेमेंट आप कहीं इन्वेस्ट करते, 98 रुपीज़, 98 रुपीज़ अगर आप आज इन्वेस्ट करते, क्योंकि आखिरी डेट 10 तारीख की है, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि यहाँ रुक मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 98 का अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता, ठीक है, कहीं पे भी करो क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, अगर आप 98 का इन्वेस्टमेंट करते हो और ये आपका 100 रुपये हो जाता 30 दिन के एंड में, तो आप कितना परसेंट कमा लेते, ये बताओ, कितना परसेंट कमा लेते। पेंसिल की बैटरी कम है, ठीक है, तो आप 98 रुपीज़ इन्वेस्ट करके 100 हासिल कर रहे हो, यानी कि 2 रुपये आप उस पर कमा रहे हो। यानी लॉजिकली बोला जाए तो 2/98 इज व्हाट यू आर अर्निंग, यानी कि ये आता है सर 2.0408%। एग्जैक्ट 2% नहीं आएगा, 100 पे कैलकुलेट करते तो 2 आता। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आज की टाइम वैल्यू ऑफ मनी सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही सिंपल। सामने वाला आपसे कितना चार्ज कर रहा है, कितना खर्चा चार्ज कर रहा है, ये पता लगा लो। बहुत ही सिंपल। अभी ये सब छोड़ो, मेरे को दूसरा तरीका मिल गया आपको समझाने का, ये सब छोड़ो, परसेंटेज उतना ही आएगा। आप ये बताओ कि सर सामने वाला आपसे क्या गूगली खेल रहा है। वो बोल रहा है कि आज पेमेंट करो तो 98 और अगर 30 दिन के एंड में करो तो 100, यानी कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगाओ तो ऐसा कौन सा रेट है, परसेंटेज है जो 98 को 100 रुपीज़ बना देता है। वो है सर आपका 2.0408%, यानी कि 2 रुपये बढ़ता है। 98 कितने रुपए से बढ़ेगा, 2 से बढ़ेगा। सो दैट्स 2/98 दैट यू शुड कंसिडर, दैट विल गो टू 2.0408%। ठीक है, अब ये जो 2.0408% है ये सिर्फ 20 दिनों की वैल्यू है। एक चीज समझो, क्योंकि 98 इज 98 टिल द एंड ऑफ 10 डेज। मैक्सिमम 98 को मैं 10 डेज तक खींच सकता हूं और मैक्सिमम 100 को मैं 30 डेज तक खींच सकता हूं। तो यहां 10 और यहां 30, यानी 20 दिन का मैक्सिमम खर्चा कितना आपसे, 2.0408। ये कौन चार्ज कर रहा है आपसे, क्रेडिटर चार्ज कर रहा है, जिसने आपको माल बेचा। लॉजिकली 2% का डिस्काउंट तो आपको आखिरी वैल्यू पे दे रहा हूं, घुमा रहा है। मैंने एक एग्जांपल पहले बताया था। सो दिस इज व्हाट द कॉस्ट दैट यू आर पेइंग। अगर आप डिस्काउंट ले लेते हो तो बच जाओगे, अगर नहीं लेते डिस्काउंट, ध्यान देना, नहीं लेते तो आपको कितना खर्चा देना पड़ रहा है, 2.0408%। 98 का 100 देना, यानी कितने दिनों के लिए दिया, 20 दिनों के लिए दिया। अब आप सोचो, साल भर का खर्चा निकालते हैं, सिर्फ 20 दिन का निकाल के क्या करोगे सर। 2.0408 सिर्फ 20 दिन का है, ध्यान देना, 2.0408 सिर्फ 20 दिन का है, तो 365 दिन का कितना, बहुत आसान है निकालना। तो ये होता है सर 37.24% साल भर का खर्चा। ठीक है, समझ गया। और थोड़ा डिटेल में, और एक गलती है सर इस परसेंटेज में, गलती ये है कि इसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं आ रहा। आपने सीधा 365/20 यानी कि तकरीबन 365/20 यानी कि 18.25 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, कितनी बार राउंड अप हो रहा है। जबकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में
ये 18.25 टाइम्स ऐसा मेरा 20-20 दिन का पीरियड आ रहा है। कंपाउंडिंग का अगर इफेक्ट लेना है तो आपको टू द पावर में ये वैल्यू डालनी पड़ेगी। टू द पावर, किसके टू द पावर में? अभी जो आपने किया सर वो सिंपल ऐसा था, 2.0408 मल्टीप्लाइड बाय 365 टू द पावर डिवाइडेड 20। ऐसा नहीं करना सर, 2.0408 टू द पावर 365 बाई 20 ऐसा करो, इससे कंपाउंडिंग होगी। अब और एक मैं आसान सा फॉर्मूला बताता हूँ आपको, और ये फॉर्मूला आप देख चुके हो। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताएगा कि कंपाउंडिंग का रेट क्या है। 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जाके देखना। 1 प्लस आर मतलब कौन सा, कितना खर्चा आपसे क्रेडिटर ले रहा है, 2.0408। इसको कैसे लिखेंगे परसेंटेज में, 0.020408 टू द पावर n। n क्या लोगे, कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है 365 दिन में। एक बार कंपाउंडिंग होती है 20 दिन में, तो 365 दिन में 365 बाय 20 बार कंपाउंडिंग होगी, यानी 18.25। वही जो हमने मल्टीप्लाई किया था, अब टू द पावर में लिया, -1। इसको सॉल्व करेंगे सर। सो ध्यान दो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1.020408 टू द पावर 18.25 आ रहा है आपका ये आंसर, -1। ठीक है, अब इसको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ये मैंने बताया था 1-2 लेक्चर पहले भी, बहुत ही सिंपल। कैलकुलेटर में रखेंगे 1.020408, स्क्वायर रूट का बटन दबाएंगे सर 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर करेंगे -1। इक्वल टू मत दबाना, मैं दबा रहा हूं क्योंकि डिजिटल वाला कैलकुलेटर है। कर लिया। न्यूमरेटर में क्या है, 18.25। मल्टीप्लाई का बटन दबाएंगे, फिर 18.25 का बटन दबाएंगे। ठीक है, आप इक्वल टू मत दबाना, मैंने दबाया। +1 आ गया। अब इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या आ रहा है सर, 1.4458 -1, यानी कि 0.4458, यानी साल भर का आपका जो खर्चा लग रहा है वो है 44.58%। कंपाउंडेड वैल्यू पहले कितना आ रहा था सर, 37.24, जिसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं था, और ये है 44.58 जो कंपाउंडिंग हो के 44 बने। ये है आपका खर्चा। ये क्या निकाला सर हमने, डिस्काउंट अवेल नहीं करने का खर्चा। और ये किससे निकाला, नॉर्मल अपना फॉर्मूला 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला। अब आपके सिलेबस में कुछ और दिया हुआ है, तो ध्यान दो, हम उसको भी यूज करके देखेंगे। अब आपके सिलेबस में पहला जो नॉन कंपाउंडिंग वाला रेट है, जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से, d डिवाइडेड बाय 100 माइनस d इंटू 365 डिवाइडेड बाय 2। क्या करना है, d यानी कि डिस्काउंट का परसेंटेज कितना, लगा के देखो सर। मैं ये फॉर्मूला यहाँ लेता हूँ, d डिवाइडेड बाय 365 माइनस d इंटू, आपको लगता है सर फॉर्मूला बहुत याद करना पड़ेगा, ये कुछ तो निकाल के दिया इन्होंने, 100 है, सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। d यानी 2% का डिस्काउंट, 100 माइनस d यानी 100 माइनस 2, 365 डिवाइडेड बाई t यानी क्या, वो पीरियड जिस दिन डिस्काउंट खत्म होता है, जिस दिन ड्यू डेट आती है, 20 दिन। अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, 2 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 365 बाई 20। ये अगर आप ऊपर जाओगे तो ये मैंने क्या किया हुआ है, 2 डिवाइडेड बाई 98 इज 2.0408 इंटू 365 बाई 20, यही तो किया ना मैंने। ये क्या है, ये दो चीजें जो है ये क्या है, ये वही है, 2 डिवाइडेड बाई 98। इन्होंने 98 यहाँ पे ऐसे निकाल के दिया, आप इसको करके देखो सेम चीज आ रही है। आई क्या बात समझ में, फिर से मैं एक बार समराइज कर दूं इस चीज को, ध्यान दो, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना। आज अगर पेमेंट करते हो, यानी 10 दिन तक अगर पेमेंट करते हो तो 98 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे, लेकिन साल के अंत में 30 दिन के एंड में करोगे तो 100 रुपए। सीधा सीधा निकालो कि कितना खर्चा आपसे चार्ज किया जा रहा है।
वो आप निकालते हो कि सर मैं आज पेमेंट कर दूं तो 98 और उसके ऊपर वो 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा, तो परसेंटेज कितना 2.0408 आ रहा था। ये जो आप निकाल रहे हो ना, अब ध्यान दो, ये जो आप निकाल रहे हो ये और कुछ नहीं, ये वो है कि उस 20 दिन के पीरियड के लिए सामने वाला आपसे कितना चार्ज कर रहा है, डी डिवाइडेड बाय 100 माइनस डी। उसके बाद में ऐसे 20-20 दिन के कितने पीरियड आ रहे हैं वो 365 डिवाइडेड बाई टी करके मिल जाएगा। 10 होंगे तो 10 लिखना, 20 है तो 20 लिखेंगे और आपका आंसर आ गया। लेकिन ये कंपाउंडेड नहीं है, इससे 37 वाला आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद नॉन कंपाउंडिंग सॉरी कंपाउंडेड वाला आंसर लेने के लिए हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस्तेमाल किया था, 1 + r⁻n-1। ठीक है, अब अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूं तो क्या होगा यहाँ पे, इसमें मैंने क्या लिखा था 1 + 0.020408, यानी कि वो रेट जो वो चार्ज कर रहा है। और ये 0.020408 कहाँ से आया था, डी डिवाइडेड बाय 100 माइनस डी, यही था ना, टू द पावर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या बताओ, 1 + d डिवाइडेड बाय 100 माइनस डी लिख सकता हूं क्या, बोलो। टू द पावर n, n मतलब कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है वो हम पता करेंगे कि 365 में t कितना, 365 डिवाइडेड बाई टी -1। 365 डिवाइडेड बाई टी मैंने बोला था ऊपर ले लो अगर कंपाउंडिंग करना है तो टू द पावर में। अब ये जो 100 माइनस डी है इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, तो न्यूमरेटर में आएगा 100 माइनस डी प्लस डी डिवाइडेड बाय 100 माइनस डी टू द पावर 365 बाई टी -1। अब डी डी कैंसिल हो गया, नेट फॉर्मूला बचा 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डी टू द पावर 365 बाई टी -1। इस चीज को कंपेयर करो इस फॉर्मूले से, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डी टू द पावर 365 बाई टी -1। ये और कुछ नहीं सर, 1 + r टू द पावर n -1 है, जहां पे n यानी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कन्वर्ट हो गया 365 बाई टी में, r कन्वर्ट हो गया 1 + r कन्वर्ट हो गया 100 डिवाइड बाय 100 माइनस डी में। आप सिर्फ r की जगह क्या रखोगे पता है, अगर आपको रखना ही है तो r और कुछ भी नहीं है, ये फिगर आपकी 100 d डिवाइडेड बाय 100 माइनस डी, 2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 2 यानी 2 डिवाइडेड बाय 98, यानी कि वो अमाउंट जो सामने वाला हमसे चार्ज कर रहा है 98 पे 2 रुपए। आई क्या बात समझ में? इससे अब ये जो फॉर्मूला है इससे निकालोगे तो कंपाउंडेड कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट मिलेगी जो हम नहीं ले रहे, और वो ये कंपाउंडेड वैल्यू है, ये नॉन कंपाउंडेड वैल्यू है। दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, 2/98 यानी डिस्काउंट के बाद की फिगर इंटू 100 करोगे इंटू 365 बाई टी कर लो, या फिर इस केस में आप 1 + r टू द पावर n -1 कर लो। जो मैंने फॉर्मूले समझाए वो ये थे सर, जिसका अलग वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, हमने यही यूज करना है जो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है। आई क्या बात समझ में? ठीक है, अब ये है क्या सर, अगर हमने डिस्काउंट नहीं लिया तो हम पे कितना खर्चा बैठ रहा है, हम पे कितना खर्चा बैठ रहा है 44 पॉइंट समथिंग %। एग्जाम्पल के साथ में अब मैं समझाता हूं आपको। आइए एक नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं, एक ही एग्जाम्पल है। सपोज एबीसी लिमिटेड हैज बीन ऑफर्ड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स मेजर सप्लायर ऑफ 2/10 नेट 45। अब इसमें जो ऑफर किया गया वो क्या है कि 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो सर 2% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज 45 डेज में तो आपको सारा पेमेंट करना है। इसका मतलब क्या है कि हेंस द कंपनी हैज द चॉइस ऑफ पेइंग ₹98 करो, यहाँ पे 2% डिस्काउंट के बाद में कितना पे कर सकता है वो 98, 100 में से 2 जाने के बाद 98 पे करेगा, यानी कि हर 100 रुपीज में वो 98 रुपीज पे कर सकता है। हम उसको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं अगर वो 10 दिन में पेमेंट करता है तो, या अगर उसको 10 दिन में पेमेंट नहीं करना तो उसके पास में दूसरी चॉइस है कि और टू इन्वेस्ट 98 फॉर एन एडिशनल 35 डेज, एक्स्ट्रा 35 डेज के लिए कहीं और इन्वेस्ट कर दे, पेमेंट मत कर। दो ही ऑप्शन है मेरे पास में इस 98 को यूज करने के लिए कि आज 98 रुपीज दे दूं, या ये 98 रुपीज 35 दिनों के लिए कहीं और इस्तेमाल कर लूं। 45 नहीं,
10 दिन के बाद 45 दिन के लिए 35 दिन बचते हैं, वो पीरियड। ठीक है, ठीक है। इवेंचुअली पे द सप्लायर 100 पर 100। अब बाद में आपको 100 में से 100 देने पड़ेंगे, अभी 98 देने पड़ रहे हैं 100 में से। एक सेकंड ना, तो ध्यान देना। द डिसीजन एज टू वेदर द डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग 98 फॉर 35 डेज। व्हाट शुड द कंपनी डू? अब पहले तो ये निकाल लो कि अगर आपने डिस्काउंट नहीं लिया तो आपको कितना खर्चा पड़ेगा, और उसके बाद में आप ये कहीं और इन्वेस्ट करते हो तो कितना कमा सकते हो। सोचो, अगर आपने डिस्काउंट नहीं लिया, यानी कि अगर आपने डिस्काउंट नहीं लिया तो क्या होगा, आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, यानी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो लेट से आपका जो वो फॉर्मूला लगा के आंसर आता है वो है 30%, यानी कि डिस्काउंट का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करने से 30% मेरे को साल का खर्चा आता है। अब क्योंकि मैंने डिस्काउंट नहीं लिया, जल्दी पेमेंट नहीं किया, लेट पेमेंट कर रहा हूं, तो वो पैसा मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूं। और अब बताओ कि वहां से कितना कमा सकते हो साल भर में। और अगर वहां से आप 40% कमा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। 40 आ रहा है, 30 जा रहा है टाइप्स। लेकिन 30% डिस्काउंट का खर्चा लग रहा है नहीं एक्सेप्ट करने का, और यहां से अगर आप 15% कमा रहे हो, 20 कमा रहे हो, 25 कमा रहे हो, तो गलत बात है। ज्यादा दे के कम कमाने में कोई फायदा नहीं। सो पहली चीज तो हम पता करेंगे सर कि डिस्काउंट की कितनी कॉस्ट पड़ रही है। इफ द कंपनी डज नॉट अवेल द कैश डिस्काउंट एंड पेज द अमाउंट इन 45 days, द इम्प्लाइड कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल बी, यूजिंग दिस फॉर्मूला, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डी, यानी कि 2%, टू द पावर 365 बाय 35। 35 क्यों आया? 10 दिन के बाद 45 दिन तक 35 दिन बचते हैं, तो 365 डिवाइडेड बाय 35 माइनस 1 करोगे। तो ध्यान दो, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां पे 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 2 टू द पावर 365 बाय 35 माइनस 1। सो दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 98। उससे और कुछ नहीं, वही चीज़ आती है 2 बाई 98 वाली वैल्यू। 1 प्लस 2 बाई 98 करो या 100 बाई 98 करो, एक ही वैल्यू आएगी, 1.020408 टू द पावर 365 बाई 35 जैसे ही करते हो तो आपका आंसर आता है 10.43। ठीक है, माइनस 1। अब करो 1.020408, कैलकुलेटर पे रखा, 12 बार स्क्वायर रूट दबाएंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाय 10.43 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.2346 माइनस 1, तो ये आंसर आता है 2346, यानी कि 23.46% पर एनम हमको एक तरह से इंटरेस्ट का खर्चा बैठ रहा है। यहाँ पे आंसर देख लो 23.5, यानी वही 46 डिस्काउंट का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है आपको। ठीक है, पहली चीज तो। अब उन्होंने क्या बोला कि एक अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, मान लो, लेट अस अज्यूम दैट एबीसी लिमिटेड कैन इन्वेस्ट द एडिशनल कैश, आप एडिशनल जो पैसा है ये इन्वेस्ट कर सकते हो एट एन एनुअल रिटर्न ऑफ 25%, एंड इफ द अमाउंट ऑफ इनवॉइस इज 10,000। अब आप कंपेयर करके देखो 23.5 रुपये खर्चा होता है अगर डिस्काउंट नहीं लेते तो, और डिस्काउंट नहीं लिया यानी कहीं और अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो 25 कमा सकते हो। इसका मतलब 1.5% आप ज़्यादा कमा रहे हो कहीं और इन्वेस्ट करके। अगर यही रेट अगर आपका 22 होता तो मैं बोलता कि यार आपका कमा 22 रहे हो और गवा 23.5 रहे हो। डिस्काउंट को मना करके 23.5% का नुकसान हो रहा, तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है, डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट कर लो। बट अभी जो 25 लेने के लिए उन्होंने बोला, इसमें हमको डिस्काउंट का ऑफर मना करने पे ज़्यादा फायदा हो रहा है।
क्योंकि अगर हमने डिस्काउंट का ऑफर ले लिया तो जल्दी पैसे देने पड़ेंगे। हमने अगर डिस्काउंट का ऑफर रिफ्यूज कर दिया, हमने बोला कि नहीं देते हम पहले पैसा, हम 100 रुपए का 100 दे देंगे बाद में, इसका मतलब आपके पास में 35 दिनों तक वो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है जिसको आप इन्वेस्ट करके 25% कमा सकते हो। उसको मना करके 23.5% का नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ इन्वेस्ट करके 25% का फायदा हुआ, 1.5% का ज्यादा फायदा हुआ। वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की है, ध्यान दो। अगर आप डिस्काउंट को अगर आप डिस्काउंट को रिफ्यूज कर देते हो, मना कर देते हो, तो सबसे पहले तो आपको सप्लायर को पूरा पैसा देना पड़ेगा, 10,000 का 10,000, ठीक है। यहाँ 10,000 की कॉस्टिंग लिया ना ये वाला, तो 10,000 पूरा देना पड़ेगा, कोई डिस्काउंट नहीं। उसके बाद में क्योंकि आप 10,000 सप्लायर को दे रहे हो कब, 45 दिन में, तो आपके पास में ये पैसा 35 दिनों तक एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने के लिए है। और ये नहीं, जो आपको काम का है वो है 9,800 रुपीज। 10 दिन के बाद से 35 दिन तक आपके पास में कितना पैसा एक्स्ट्रा है, 9,800। 2% डिस्काउंट काट दो, क्योंकि 10 दिन के एंड में पेमेंट करते तो 9,800 का पेमेंट करते, तो वही पैसा आपके पास में एक्स्ट्रा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये 9,800 रुपीज का इन्वेस्टमेंट 25% से 35/365 दिनों के लिए आपने किया, तो इंटरेस्ट कितना कमाया, 235 रुपए। 10,000 पूरा दिया, 235 का इंटरेस्ट कमाया, नेट में आपने कितना दिया, 9,765 रुपए। अगर आप डिस्काउंट का ऑफर नहीं लेते तो, मान लो अगर आप डिस्काउंट का ऑफर लेते हो तो आज 9,800 रुपीज देने पड़ेंगे। सोचो, तो आज आपको 9,800 रुपीज देने पड़ेंगे, जो कि अल्टीमेटली इतना पड़ रहा है, और तो खर्चा बढ़ेगा ही, इससे कम नहीं हो सकता। इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज बेटर फॉर द कंपनी टू रिफ्यूज द डिस्काउंट एज रिटर्न ऑन कैश रिटेन्ड 25% इज मोर देन सेविंग ऑन अकाउंट ऑफ डिस्काउंट 23.5%। 25 इज मोर देन 23। ले लो, क्या डिस्काउंट का ऑफर मत लो, रिफ्यूज कर दो। है वैसे सिंपल, इतना नहीं है। अब अगर आप थोड़ा सा पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा, अगर फॉर्मूला समझा होगा तो। आपके पास में पैसे थे, पैसे देते तो इन्वेस्ट नहीं कर पाते, नहीं दिया यानी डिस्काउंट का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, सामने वाले ने डिस्काउंट का ऑफर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो पैसा आपके पास पड़ा रह गया, ये आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रिफ्यूज करने से ज्यादा कमाई हो रही है। सो दिस इज व्हाट द एंटायर मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स इज, जो मैंने आप लोगों को समझाया। आई होप आपको फॉर्मूलेस की भी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है और ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया, ताकि एक आध क्वेश्चन अगर और आगे कोई एग्जाम में आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। फॉर द टाइमिंग विल स्टॉप हियर। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे सर फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। ध्यान देंगे, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल पूरा थ्योरी चैप्टर है, और आखिरी में एक आध क्वेश्चन होगा, आई थिंक एक आध क्वेश्चन है आखिरी में, तो उस पर भी मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली क्या करना है। टोटल कोर करंट असेट्स वगैरह, कोर करंट असेट्स वगैरह क्या होता है, तो एक दो लेक्चर में हम इसको भी खत्म कर देंगे, ज़्यादा नहीं है। तकरीबन थ्योरी क्वेश्चंस आपके सिर्फ 16 थ्योरी क्वेश्चन है, और लास्ट वाले पे ही इन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है। सो विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, विल फिनिश नेक्स्ट 2 और 1 लेक्चर ही ले लो, जैसे भी लगे तो विल फिनिश। तो थ्योरी वाला चैप्टर है, आपको पढ़ने के लिए मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझिए। जो जो क्वेश्चंस मेरे को लगता है सिर्फ पढ़ के समझाए जा सकते, मतलब पढ़ के समझे जा सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। जो जो चीज़ें मेरे को लगती है कि नहीं ये चीज़ आपको समझानी ज़रूरी है, जैसे कि ये क्या होता है, अब आपने कभी ये पढ़ा नहीं होगा कि कोर करंट असेट्स वगैरह क्या है, तो ये चीज़ मैं समझाऊंगा आपको। सो ध्यान देंगे। और कोई हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा, जैसे ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी बिगिनिंग 1997 को स्क्रैप किया था, तो उसके बारे में सैलिएंट फीचर्स बताओ। ये कोई काम के नहीं है आपके। सिलेबस कवर करना था, इसलिए सब कुछ इंस्टीट्यूट के मटेरियल का हमने कवर किया। दैट डजंट मीन हमने ये चीज़ें भी पढ़नी चाहिए। आपको एक बार गो थ्रू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार, हर चीज़ों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, एटलीस्ट एफएम में तो नहीं है। हाँ, यही चीज़ लॉ होती तो ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता। देयर इज़ अ डिफरेंस सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट में। लॉ का सब्जेक्ट होता तो ये चीज़ मैं बहुत ध्यान से पढ़ाता, और फॉर्मूले वाली चीज़ें में थोड़ा लिबरल हो जाता। बट एफएम के सब्जेक्ट में ये लिबरल होना चलता, लेकिन फॉर्मूलेज वाली चीज़ों में ध्यान से पढ़ाना है। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इन द डिफरेंट सब्जेक्ट इज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सर, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल वाले यूनिट में। बाय बाय।